डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मजमिश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक हुए सीज फायर पर नहीं थम रहा विवाद। ट्रंप फिर बोले, उन्होंने की मध्यस्थता। कांग्रेस की मांग, सरकार जवाब दे। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया। सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। भारतीय मूल की अनीता आनंद बनी कनाडा की विदेश मंत्री। I, Indira Anita Anand, do solemnly and sincerely होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। पाकिस्तान की भारत से गुहार, सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील। शहबाज सरकार बोली, इस फैसले से पाकिस्तान में आ जाएगा संकट। चीन तुर्की के खिलाफ भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई। चीनी मीडिया शिन्हुआ ग्लोबल टाइम्स के साथ ही तुर्की प्रसारक टीआरटी वर्ल्ड का एक्स अकाउंट बंद। देश विरोधी फर्जी खबरें फैलाने और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के आरोप में कार्रवाई। देश के 52वें सीजेआई बने बीआर गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध सीजेआई हैं बीआर गवई। 6 महीने का रहेगा कार्यकाल। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को लौटाया। 20 दिन बाद अटारी बॉर्डर से वतन लौटे पूनम कुमार। सुबह 10:30 बजे हुई वापसी। पंजाब और हरियाणा में पानी विवाद को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने हरियाणा के साथ साथ केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। बीबीएमबी के चेयरमैन के बदले स्टैंड पर भी मांगा जवाब। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष और फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि सीज फायर के लिए मध्यस्थता उन्होंने ही कराई, और वो भी दोनों ही देशों को ट्रेड की धमकी देकर। कांग्रेस पार्टी ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठा रही है और इस बात पर भी आपत्ति जता रही है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक जैसे क्यों ट्रीट कर रहा है। पूरे मामले पर पेश है अंशिता की ये रिपोर्ट। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जब ये टिप्पणी आई कि अमेरिका के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत तो कई दौर की हुई, लेकिन उसमें ट्रेड या व्यापार की कोई चर्चा नहीं हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया कि बातचीत भी हुई, मध्यस्थता भी हुई और मध्यस्थता ट्रेड रोकने की धमकी की वजह से हुई। ट्रंप ने ये बयान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान के तुरंत बाद दिया, वो भी अमेरिका में नहीं बल्कि सऊदी अरब में। उस वक्त वो सऊदी अरब में एक कार्यक्रम में थे। उसके बाद ट्रंप ने सरकारी विमान में एक इंटरव्यू में फिर इस बात को दोहराया। ट्रंप कह रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवा दी। व्यापार की वजह से वॉर रोकी गई। प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल करके दोनों देशों को सीज फायर के लिए मैंने राजी किया। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ट्रंप न केवल दोनों देशों को एक साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ से भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट कहते हैं, कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहां पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया, और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल करके भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए ब्लैकमेल कर मजबूर किया है। यही नहीं, ट्रंप ने सीज फायर की जानकारी भी सबसे पहले दी और उसके बाद भारत की ओर से इसकी सूचना दी गई। पार्टी के मुताबिक सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी ट्रंप के दावे की कोई चर्चा नहीं की और न ही बार बार उनकी तरफ से आ रहे बयानों का कोई खंडन किया जा रहा है।
सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है? यदि ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं तो भारत सरकार उस पर आपत्ति क्यों नहीं जता रही है? और यदि ट्रंप सही कह रहे हैं तो सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है? डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अनुषिता। और इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज सुबह मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इस मुलाकात की जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर दी। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इस सैन्य कार्रवाई को भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया था और इस जवाबी कार्रवाई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री विजय शाह ने एक दिन पहले कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। उनके इस बयान को लेकर देश भर में नाराजगी है। विजय शाह को मंत्री पद से हटाने और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आंचल। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह का ये वही बयान है जिसने न सिर्फ पूरे देश को गुस्से से भर दिया, बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना पड़ा। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया। विजय शाह के बयान का देश भर में विरोध हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज कराई गई। जीतू पटवारी ने बताया, मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र भाषा में टिप्पणी की थी और उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था। हालांकि शाह ने माफी मांग ली थी, लेकिन उनके इस बयान को लेकर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कर्नल सोफिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ लगातार सैन्य गतिविधियों की अपडेट मीडिया को दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं, इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? विजय शाह पर कार्रवाई के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पत्र लिखा है, लेकिन एक दिन बीत जाने के बावजूद पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने 13 मई को गीता पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली। अनीता कनाडा की ओकविल ईस्ट सीट से सांसद हैं। इससे पहले वो कनाडा की रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। सुनिए आराधना की ये रिपोर्ट। कनाडा में भारतीय मूल की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने मंगलवार को गीता पर हाथ रखकर मंत्री पद की शपथ ली। I, Indira Anita Anand, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly. अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री बनने वाली पहली हिंदू महिला है। अनीता पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं।
58 वर्षीय अनीता के माता पिता अप्रवासी भारतीय हैं। उनकी मां तमिल और उनके पिता पंजाबी मूल के हैं। अनीता ने कानून की पढ़ाई की है और प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। साल 2019 में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और कनाडा की ओकविल ईस्ट सीट से सांसद चुनी गई। कनाडा में इसी साल अप्रैल में हुए आम चुनावों में लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की थी। इससे तय हो गया था कि लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जीत के लगभग 2 हफ्ते बाद कार्नी ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया है और अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया है। उन्हें विदेश मंत्री की जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी गई है जब कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर काफी तनाव है और ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बयानबाजी कर चुके हैं। अनीता के अलावा मार्क कार्नी ने भारतीय मूल के मनिंदर सिद्धू को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग का मंत्री बनाया गया है। 42 साल के मनिंदर का जन्म भारत के पंजाब राज्य में हुआ था और वे बचपन में ही कनाडा चले गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से जुड़ी धमकियों के बीच मनिंदर सिद्धू के मंत्रालय को काफी अहम माना जा रहा है। विदेशों में जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और गीता को मानते हैं, उन्हें भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है। कनाडा के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में भी गीता पर हाथ रखकर शपथ ली जाती है। ब्रिटेन के पीएम रह चुके ऋषि सुनक ने भी गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल आ चुका है और लीग स्टेज में अब सिर्फ 13 मैचेस बाकी हैं। 3 टीमें सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन 7 टीमें अभी भी टॉप 4 में जगह बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। आखिरी 2 दिनों में लखनऊ, मुंबई, पंजाब और बेंगलुरु के हाई वोल्टेज मुकाबले टॉप 2 स्पॉट तय करेंगे। गुजरात टाइटंस 11 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंकों के साथ टेबल में पहले नंबर पर है। दिल्ली, लखनऊ और चेन्नई के खिलाफ उनके 3 मैचेस बचे हैं। सिर्फ 1 जीत गुजरात को प्लेऑफ में पहुंचा देगी, लेकिन टॉप 2 के लिए कम से कम 2 जीत जरूरी है। अगर तीनों मैच जीते तो टॉप 2 पक्का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी 11 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंकों पर है, लेकिन खराब नेट रन रेट के कारण दूसरे नंबर पर है। आरसीबी को कोलकाता, हैदराबाद और लखनऊ से भिड़ना है। 1 जीत प्लेऑफ पक्की कर देगी, लेकिन टॉप 2 के लिए तीनों मैचेस जीतने होंगे। पंजाब किंग्स 11 मैचों में 7 जीत और 1 बेनतीजा मैच से 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान, दिल्ली और मुंबई के खिलाफ उनके मैच बचे हैं। प्लेऑफ के लिए 2 जीत जरूरी है, जिसमें दिल्ली के खिलाफ जीत अनिवार्य है। टॉप 2 के लिए तीनों मैच जीतने के साथ साथ गुजरात या आरसीबी की हार की दुआ करनी होगी। मुंबई इंडियंस ने शुरुआती 5 में सिर्फ 1 जीत के बाद शानदार वापसी की। 12 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस ने शुरुआती 5 में सिर्फ 1 जीत के बाद शानदार वापसी की। मुंबई 12 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। मुंबई को दिल्ली और पंजाब के खिलाफ दोनों मैच जीतने होंगे, वरना दूसरी टीमों के भरोसे रहना पड़ेगा। दिल्ली कैपिटल्स 6 जीत और 1 बेनतीजा मैच से 13 अंकों के साथ 5वें नंबर पर है। गुजरात, मुंबई और पंजाब के खिलाफ उसे तीनों मैचेस जीतने होंगे या कम से कम मुंबई और पंजाब को तो हराना ही होगा। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 11 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर है। बेंगलुरु और हैदराबाद के खिलाफ दोनों मैच जीतने के बाद भी उन्हें पंजाब, मुंबई और दिल्ली की हार की दुआ करनी होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स 10 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है। हैदराबाद, गुजरात और बेंगलुरु के खिलाफ तीनों मैच जीतकर भी उसे दूसरी टीमों की हार का इंतजार करना होगा। आखिरी 2 दिनों में पंजाब वर्सेस मुंबई और लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु के मुकाबले टूर्नामेंट को और रोमांचक बनाएंगे। पंजाब की हार उन्हें टॉप 2 से बाहर कर सकती है, जबकि मुंबई की हार प्लेऑफ की राह बंद कर देगी। लखनऊ एक और हार से एलिमिनेट हो सकती है और आरसीबी की हार टॉप 2 से उसे नीचे खिसका सकती है। नए शेड्यूल ने आईपीएल 2025 को और भी रोमांचक बना दिया है। अब हर गेंद, हर रन और हर विकेट प्लेऑफ की तस्वीर को बदल सकती है। फैंस की नजरें अब इन आखिरी 13 मैचों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि कौन सी 4 टीमें खिताब की जंग में आगे बढ़ेंगी। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट।
समानांतर सिनेमा आंदोलन के जनक मृणाल सेन न केवल एक बेहतरीन फिल्मकार थे बल्कि अपने आप में एक संस्थान भी थे। उन्होंने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से कभी समझौता नहीं किया। मृणाल सेन को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं। नक्सलवाद के दौर में मृगया उनकी बेहद चर्चित फिल्म रही। यह फिल्म मिठुन चक्रवर्ती की भी पहली फिल्म थी। मृणाल सेन ने हमेशा नए नए प्रयोग किए। 2003 में 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म अमर भुवन बनाई। अपने देश में दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण के अलावा तमाम सम्मान पाने वाले मृणाल दा की फिल्मों को कान, बर्लिन, वेनिस, मॉस्को, कार्लोवी वैरी, मॉन्ट्रियल, शिकागो और काहिरा सहित लगभग सभी प्रमुख फिल्म समारोहों से पुरस्कार मिले। 1998 से 2003 तक वह संसद के मानद सदस्य भी रहे। तमाम अंतर्राष्ट्रीय समारोहों के जूरी में शामिल रहे। उन्हें हमेशा एक ऐसा फिल्मकार माना गया जो अपने आप में एक संस्था थे। अपने जीवन के अंतिम 15 सालों के दौरान उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें उनका संस्मरण, ऑलवेज बीइंग बॉर्न और माई चैपलिन शामिल है। आखिरी सालों में उनकी सेहत खराब रहने लगी और 30 दिसंबर 2018 को उनका निधन हो गया। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज़ सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।